महेंद्रगढ़ जिले के गांव उनिंदा निवासी 81 वर्षीय छोटेलाल आज भी अनुशासन, कड़ी मेहनत और शिक्षा के जीवंत उदाहरण बने हैं। आजादी से ठीक 2 साल पहले जन्मे छोटेलाल ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल भारतीय सेना में 19 वर्षों तक अतुलनीय सेवा दी, बल्कि उसके बाद शिक्षा विभाग में भी 19 वर्षों तक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों का भविष्य संवारा। छोटेलाल ने भारतीय सेना में रहते हुए 2 युद्धों में भाग लिया और 30 सितंबर 1982 को सेवानिवृत्त हुए। सेना से रिटायरमेंट के बाद भी उनका सेवा भाव समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने बीए, एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त कर अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखा और अंग्रेजी विषय के अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। अनुशासित जीवन और अथक परिश्रम के बल पर छोटेलाल ने अपनी 5 संतानों को शिक्षित किया। उनके 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी डॉक्टर सारिका जायसवाल ने बहरोड में ओम हॉस्पिटल की स्थापना कर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं उनके 2 अन्य पुत्र अध्यापक के रूप में समाज की भावी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। जीवन के इस पड़ाव पर भी छोटेलाल का शिक्षा से जुड़ाव बना हुआ है। वे आज भी अपने गांव में बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है और समाज और राष्ट्र को वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को पाखंड और आडंबर से मुक्त रहकर तार्किक सोच अपनानी चाहिए। छोटेलाल जैसे व्यक्तित्व न केवल प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि ये साबित करते हैं कि सच्ची देश सेवा और समाज सेवा उम्र की मोहताज नहीं होती। मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के उनिंदा गांव में आए हुए हैं। उनिंदा गांव में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं आज़ादी से पहले जन्म लेने वाले श्री छोटेलाल जी हैं, जिन्होंने 19 साल तक भारतीय सेना में अपनी विशेष और सराहनीय सेवाएं दी। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्र निर्माण में निभाने के लिए इन्होंने एजुकेशन में 19 साल तक एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। बहुत ही अनुशासित और अलग दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने अपने समय में किस तरह से संघर्ष कर और एक अच्छा मुकाम बनाया। इनके जो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे वेल एजुकेटेड हैं और कामयाब हैं और देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आप आज़ादी से पहले आपने जन्म लिया था। बिल्कुल। और बड़ा दौर बदल रहा है आज़ादी से पहले का और आज का समय तो बहुत बदल रहा है। अभी भी आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं। आपके जो एक लड़का तो राजस्थान में बहरोड में अच्छा उसने एक हॉस्पिटल बना रखी है और जो बेहतरी स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और 2 बच्चे हैं, वो शिक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। आप भी शिक्षक के रूप में काम किया आपने। हाँ जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें सर। देखो, मेरा जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है पढ़ने के लिए। जी जी। और अभी भी जो है मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ, और जो आनंद मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में आता है वो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता। मैं सबसे प्रायोरिटी देता हूँ टू नो दाई सेल्फ। जी जी। अपने आप को जानना, और उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो केवल एजुकेशन ही है। और जीवन के अंदर जो आदमी एजुकेटेड है उसका पड़ोसी भी खुश रहता है, उसका परिवार भी खुश रहता है और उसका जीवन भी सुखी होता है। सर, एक चीज़ और देखी है, जब मेरा बड़ा भाई था वो आपके बारे में कई बार बताता था कि आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहे हैं और आपका जो जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, जो अनुशासन और कड़ी मेहनत से व्यक्ति अपने शीर्ष मुकाम पर पहुंच सकता है। अनुशासन इवन मशीनों में भी ज़रूरी है। जितनी भी मशीनें चलती हैं उनमें अनुशासन होता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर वो अनुशासन प्रिय है तो उसका जीवन और जहाँ पर भी वो रहता है उसका परिवार, उसका पड़ोस, सभी जो है अच्छा जीवन जीते हैं और इससे
प्रोग्रेस भी काफ़ी होती है और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। जी जी। तो सर हमारे साथ में जो बगल में बैठे हुए हैं, मेरी जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर सुंदरलाल जी हैं। आपके काफ़ी मित्र रहे हैं ये आपके समय में। मेरे फास्ट फ्रेंड रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब यहाँ पर आया तो ये मेरे पहले मित्र थे और अभी भी आया मीन्स आप आर्मी से रिटायरमेंट होके आए? तो जब मैं आर्मी से रिटायरमेंट होकर आया। आर्मी से कब रिटायरमेंट होके आए सर आप? मैं जो है 1 अक्टूबर 1982 को आया यहाँ पर। 30 सितंबर 1982 सर। हाँ, 30 सितंबर तक सर्विस थी मेरी। जी जी जी। तो अभी जो है पहले मित्र हैं ये मेरे। हाँ जी जी। और अभी तक यही मेरे मित्र हैं। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में बीच में वैसे तो साथी तो कई मिले हैं, लेकिन इनका स्थान प्राप्त नहीं कर वो पाए। और लोग आपके साथी थे, ये मित्र हैं। मित्र में भी आपने फास्ट मित्र की संज्ञा दी है इनको। हाँ बिल्कुल, फास्ट मित्र। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इनसे बड़ी प्रेरणा मिली है मुझे। और इनके मेरे विचार जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं और हमारा जीवन दोनों का बहुत बढ़िया निकला है और हम पढ़ते रहे हैं ज़्यादातर। जी जी। तो एक बार गुरुजी से बातचीत करते हैं हम। हाँ जी गुरुजी। सर जो छोटे लाल जी हैं, जो एक देश की सेवा भी की, इन्होंने आर्मी में सेवा की और उसके बाद एक अध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया। आपको अपना फास्ट मित्र बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, गहरा मित्र बता रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बिल्कुल ठीक है। एक आदर्श अध्यापक रहे हैं। अध्यापक तो बहुत होते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये शिक्षा के प्रति जितने समर्पित भाव से पढ़ाते थे बच्चों को, जी। वो आज भी इनको याद करते हैं। ये अपने कर्तव्य के प्रति सदा जागरूक रहे हैं और ईमानदारी से इन्होंने पढ़ाया है, इसलिए एक अध्यापक के रूप में इनकी अलग पहचान है। और मैं तो इनको एक दार्शनिक समझता हूँ, क्योंकि ये हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मनुष्य और दूसरे प्राणियों में केवल एक अंतर होता है कि मनुष्य सोचता है, प्राणी नहीं सोचते। तो ये पूरी तरह से हर चीज़ को सोचते हैं और एक प्रकार के ये दार्शनिक हैं। इनका जो जीवन है वो बहुत ही सीधा साधा है। मैं आज देख रहा हूँ, जब से मिले थे और आज तक, आज जो है आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। जी जी। लेकिन फिर भी इनके अंदर वही सादगी है जो मैंने कई साल पहले देखी थी। जी जी। आज भी ये अपनी कोठी को छोड़ करके और अपने जो पुराने मकान हैं उनमें रहना पसंद करते हैं और उनमें इनको सुकून मिलता है। जी जी। और जब भी मैं इनको देखता हूँ, ये कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। जब भी मैं इनको कोई पढ़ने का मटेरियल देता हूँ, बड़े खुश होते हैं और उसको पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। सर जो अभी हमें जो जानकारी मिली है आपके आने से यहाँ पहले भी, करीब 19 साल तक आपने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और इस दौरान आपने दो युद्ध भी लड़े हैं आपने। 2 युद्ध लड़े। हाँ जी हाँ जी। सर ये था, जब हमें जानकारी मिली है कि भाई जब आप आर्मी में भर्ती हुए तो शायद आप मैट्रिक या प्लस 2 थे। उसके बाद आपने केवल मैट्रिक था। केवल मैट्रिक थे। उसके बाद आपने बीए किया, बीएड किया, एमए किया। एमए भी उस समय के आप एमए इंग्लिश हैं। तो उसके बारे में जो संघर्ष किया आपने, ये पढ़ाई की, और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं इसको संघर्ष नहीं समझता। जी। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे किताब मिली और मेरे साथी किताब पढ़ने वाले मिले और जो किताबों ने मुझे दिया है वो सुख शांति मेरे को ना तो धर्म से मिल सकती है ना और कहीं पर मिल सकती है। ये सब मेरी सुख के साधन मेरी पुस्तकें रही हैं और मैं मेरे मित्रों से भी जो पुस्तकें कभी लेता हूँ तो उनको थोरोली पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में मैं उसके ऊपर विचार करता हूँ। और सबसे अच्छा जीवन मेरा यही है कि मुझे किताब मिलती रहे और मेरा आखिरी सांस भी किताब पढ़ते पढ़ते ही यहाँ से जाए। अच्छा। सर अभी जैसे चलो आपने पुस्तकों की बात कही, तो अभी पुस्तकों की बात आई तो अभी एक जो आप लोग और हमें यहाँ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर दूर है। तो पुस्तक मेले में कभी जाने का मौका मिला है आपको? हाँ, मैं एक बार गया था, लेकिन अधिकतर पुस्तकें मुझे मेरी पुत्र वधू यहाँ ला कर दे देती है। जब भी कोई वर्ल्ड बुक फेयर होता है वहाँ से वो काफ़ी मात्रा में किताब लाती हैं और वो मैं पढ़ता हूँ। वैसे मैं लाइब्रेरी से भी किताबें मंगा कर पढ़ता रहता हूँ। मेरे को भोजन से बाद में ज़रूरत होती है तो किताब की होती है और किसी चीज़ की नहीं होती। अच्छा। तो सर अभी ये जो आपके 3 लड़के हैं, जो एक लड़का तो MBBS MD है जो बहरोड में
अब वो सेट है वहाँ पे, और 2 बच्चे यहाँ आपके गांव में रहते हैं उनिंदा में। एक जो बड़े वाले बच्चे हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अध्यापक से, और दूसरे बच्चे भी वो हैं अध्यापक हैं। अध्यापक हैं। तो आपने बच्चों को साथ पढ़ाने के साथ साथ आपने अपनी जो पुत्र वधू हैं उनको भी आपने पढ़ाया लिखाया है, बेटियों को भी पढ़ाया। और अभी जो मुझे जानकारी मिली एक भी जो आप पे टू बैक सोसाइटी के लिए जो आपके पास समय रहता है इस उम्र में भी आप जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को भी आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ, और वो मेरा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है, और वो मेरा एक अच्छा लक है कि आई गोट चांस टू स्टडी एंड टू टीच द स्टूडेंट्स। दिस इज माई एम्बिशन एंड इट विल रिमेन थ्रू आउट माई लाइफ। जी जी। तो सर अभी सर ने बताया कि भाई जो अपना ये जो पढ़ाई में अपना एंजॉय करते हैं, अभी कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक मैं जब भी मेरा जो दिमाग और आई साइड चलती रहेंगी मैं पढ़ाई करता रहूंगा। सर के बारे में क्या कहूँगा, आपने बड़ा समय बिताया है इनके साथ। नहीं, जब भी कभी मैं आता हूँ महीना 20 दिन में, तो इनको यही चिंता रहती है कि हमारा आस पड़ोस जो है वो अशिक्षित न रह जाए। जो बच्चे पढ़ने से वंचित रहते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं रहती, उनको ये उनके पास जा करके कहते हैं कि भाई आप जो पढ़ो, और जो भी जी सहायता उनको चाहिए वो देने के तैयार होते हैं, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे ये खुद भी पढ़ाते हैं। और इस चीज़ से ये बड़े चिंतित रहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये बच्चे ताश क्यों खेलते हैं, ये बच्चे दारू क्यों पीते हैं, ये बच्चे ये क्यों करते हैं, ये पढ़ते क्यों नहीं है। तो कुछ तो सोसाइटी का ऐसा माहौल है, कुछ बच्चे तो इनसे बच करके निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई वो आएंगे तो पढ़ाई की बात करेंगे, और ये इनको शिकायत रहती है। ये शिक्षा का जहाँ तक संबंध है, शिक्षा में ये बहुत ही जागरूक हैं। जैसे कि आपने पहले बताया, इन्होंने अपने पूरे परिवार को पढ़ाया है। इनके एक पोता और पोती दोनों डॉक्टर हैं, बाकी जो सबसे छोटा लड़का डॉक्टर वो है, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, और बाकी भी उसी लाइन में है। यानी कि एक बहुत ही समृद्ध और एजुकेटेड परिवार है। उसके बावजूद भी अहंकार इनके आसपास में नहीं, छू भी नहीं सका है। जी। मुझे जैसे ये पहले मिलिट्री से आए थे, और जो इनका ट्रीटमेंट था, जो व्यवहार था, वैसा का वैसा आज भी है मेरे साथ। हालांकि कुछ लोग जो है थोड़ा सा भी आर्थिक समर्थ होकर के मित्रों को भूल जाते हैं और हवा से बातें करने लगते हैं। तो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ आई वो इनकी सादगी है और अहंकार से दूर रहना है। जी। दूसरी बात, ये समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज को भी, समाज में एक बेहतर समाज कैसे बने उसके लिए कार्य करते रहते हैं। उसकी जो निम्न दर्जे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब भी हमारी कोई डिस्कोर्स होती है, इसी बात को लेकर के होती है, मुद्दों के ऊपर बातें करते रहते हैं, और परिवार में भी सुख समृद्धि चाहते हैं। और आइसोलेशन इनको कुछ समय के लिए ज़रूर चाहिए, वो चाहे इनको रात को चाहिए या दिन को चाहिए, ये अलग से कुछ देर रहना चाहते हैं, वहाँ पर चिंतन मनन करते हैं, पठन करते हैं। जी। यही इनकी दिनचर्या है। खाने के लिए बहुत ही सीधा साधा खाते हैं, बहुत ही नॉर्मल खाते हैं, और घूमने का इनको बहुत शौक है। 2-4 किलोमीटर तो डेली घूमते हैं, और मुझे भी ये सलाह देते रहते हैं भी आप भी घूमा करो। जी। और बहुत ही खुशमिजाज आदमी हैं, और ये जो है सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं इनकी दीर्घायु और लंबा इनका जीवन, ताकि सोसाइटी को कुछ मिल सके। सर अभी जो सर आपके जो दोस्त हैं, इन्होंने बताया कि भाई आप सोसाइटी के लिए बड़ा काम करते हैं। पहले भी जैसे आप भाई जैसे समाज, देखो व्यक्ति को सबसे चीज अलग करती है, पशु को और व्यक्ति को अलग करने वाली एक ही चीज है जो शिक्षा है। शिक्षा आपने उसको प्रायोरिटी दी है, और अभी भी जो आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप जो गरीब बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं भाई, उनको प्रतिदिन अपने यहाँ बुलाते हो, उनकी आर्थिक सहायता भी करते हो। तो ये भी मेरे को पता है भाई, आपने ना जो अनुशासन रहे हैं, आपने आर्मी में सेवा दी हैं, तो 2 लड़ाई भी लड़ी हैं आपने, उनके बारे में और थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। लड़ाइयाँ 2 लड़ी हैं। पहली लड़ाई मैंने 1965 में पूरी पाकिस्तान में लड़ी थी। तो उसका वृतांत थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या हुआ? तो ऐसा हुआ, मैं हेलीकॉप्टर से गया था, और वहाँ पर जो है ना, एक जगह का नाम याद नहीं है, वहाँ पर मैं गया था, गोलाबारी शुरू हो रही थी। जी। और वहाँ पर जो है मैंने जीवन में पहली बार युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिकों में जोश था, और कोई भी डर नाम की वहाँ चीज़ नहीं थी। हमारे अफसर ये कहते थे कि आपको मौका मिला है, आप लकी आदमी हो, अगर यहाँ पर युद्ध भूमि में अगर आपको वीर गति मिलती है तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। तो वहाँ पर मैंने जो है खूब आनंद लिया लड़ाई का। फिर 1971 में यहाँ फाजिल्का के पास साद की पोस्ट में मैं खुद था, 4 रेजिमेंट के साथ, और बैनेट फाइटिंग में था। मैं बैनेट से एक
दूसरे को मार रहे थे लोग, और मेरे भी कई पूरा का पूरा जो है कमीज, मेरे जो ड्रेस था वो पूरा खून से सन गया। सर आपके साथ जो आपके कर्नल जो भी जनरल थे या कर्नल थे वो घायल हो गए थे कैसे? कर्नल सूरी जो हमारे कमांडिंग अफसर थे, ऑफिसर कमांडिंग फोर्स जाट के, उनके भी गोली लगी थी टांग में। तो उनको जो है पद्दी लेकर के ना पीठ के पीछे बैठा करके ना सैनिक जो है आगे तक ले जाते थे और वो जवानों का हौसला वर्धन करते थे। और हमने अपनी आंख से लोगों की लाशें पड़ते हुए देखा है, और उसके बाद में उसको मैं जब याद करता हूँ तो मुझे अभी इतना आनंद आता है, अब मैं अपने आप को इतना गर्व महसूस करता हूँ। आई गोट ए चांस टू टेक पार्टिसिपेट इन द वॉर एंड इट विल रिमेन इन माई ब्रेन थ्रू आउट माई लाइफ, इवन दो आई वुड लाइक टू कीप इट टिल माई लास्ट ब्रीथ इन दिस वर्ल्ड। जी जी सर, एक बात अभी आपने जो बताई सारी, आपने युद्ध की बातें बताई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें आपने बखूबी लड़ाई लड़ी और घायल भी हुए आप। आपके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो उनको पैर में गोली भी लग गई थी। लगी। मेरे साथी बहुत से मेरे साथी घायल हुए, मरे भी। और हमारे जो पायलट थे जो हमारे इंडिया के, वो भी हमारे क्षेत्र के अंदर ऊपर से पैरा से मैंने कूदते उनको देखा था, उनको मैंने रिसीव किया था। हम कुछ सैनिक गए थे, उनको लेकर आए थे। और युद्ध के अंदर हमें चाव था, युद्ध के अंदर डर नहीं था। वो जो आनंद था युद्ध के अंदर, वो मुझे यहाँ कहीं ना तो किताबों में दिखाई देता है, ना कोई फिल्म में दिखाई देता है, ना किसी और जगह पर मुझे दिखाई देता है। मेरी सबसे ज़्यादा खुशी का कारण यह है कि मैं युद्ध में शामिल हुआ, अपनी आंखों से युद्ध देखा और लड़ा। जी जी सर, एक चीज़ और है, एक वृतांत तो चलो मेरे को जो मेरे बड़े भाई हैं वो बताते थे, क्योंकि आप अनुशासित व्यक्ति रहे हैं, आर्मी में रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एक नकल का दौर चला था। यस। तो उस टाइम हम भी देखते, हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, जब लोग जाते थे और पर्चियां डालते थे खिड़कियों में से इधर उधर से। और एक बार आपकी ड्यूटी लगी थी, सुपरिटेंडेंट थे आप, तो आपने एक बार वो बच्चे, भाई आप नकल नहीं करा रहे थे, भाई आप चाहते थे भी अगर नकल कराएंगे तो देश का जो भविष्य है वो खराब होता है। तो आपने कहा था कि वो कहते थे कि भाई मैं जब गोलियों से ही नहीं डरा तो इन बच्चों के जो पत्थर मार रहे हैं मेरे और कुछ कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ बच्चों के, लेकिन इस तरह के उस वृत्तांत को थोड़ा सा बताइए। देखो, मेरी जो ड्यूटी यहाँ लगी थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में, वहाँ पर जो है बच्चे पर्चियाँ रोड़ियों के साथ बांध करके फेंक रहे थे ऊपर। हाँ जी। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि देखो जी रोड़ियां आ रही हैं। तो मैंने जाकर के ना जंगले में से ऊपर खड़े होकर मैं बोला, बेटा अब तुम जो है रोड़ियां फेंक रहे हो, मुझे एक रोड़ी फेंक देने दो वापिस। तो कहने लगे, गुरुजी आपका निशाना बहुत तेज है, आप फौज में रहे हो और आप मत गोली वहाँ से रोड़ी फेंक देना। फिर मैंने जो है बच्चों को यही कहा, बच्चों तुम तैयारी करके ना जब आगे निकलोगे तो आपको सर्विस भी मिलेगी, जीवन का आनंद ही मिलेगा। तो नकल करने से आप कमजोर रह जाओगे, जीवन में जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं नकल के विरुद्ध रहा हूँ आज तक। अच्छा। और बच्चों ने मेरी प्रशंसा भी की और मेरा हौसला बढ़ाया और ये भी कहा कि सर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लड़के ने कह दिया था नीचे उतरना जब देखूंगा तो बाकी कमरे में सब लड़के यूँ बोले नीचे उतरने पर अगर सर की तरफ तने उंगली भी कर दी ना तो वो उंगली हम तेरी छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे बड़ा आनंद आया। एक चीज और है, आपने बहुत सारी बताई, आपने जन्म से लेकर और बड़ी मेहनत के सारी आपने बताई सारी। तो एक चीज और बताइए सर, अभी जो आजादी से पहले आपने जन्म लिया था, अब बड़ा ही परिवर्तन बहुत आया है। अब तो अब कुछ पिछले जब सोशल मीडिया का जब जमाना आया है तो बहुत चीज बदल गई है। उस समय को लेकर इस समय को लेकर आप क्या देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितना हमको अब कंफर्ट्स मिल रहा है उससे कंफर्ट से हमारी प्रोग्रेस बॉडी की नहीं हो रही है, बल्कि हमें बीमारियां मिल रही हैं। मैं चाहता हूँ डिसिप्लिन और कठोर मेहनत, ये दोनों चीज़ जो है हमारे लिए बढ़िया होती हैं। इससे एक तो हमारा जीवन सुखी होता है, एक हम दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। जो खुद व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, बीमार रहेगा, वो दूसरों पर भार बनकर रहेगा, और जो व्यक्ति शरीर से ठीक है और डिसिप्लिन में है वो सबके लिए लाभदायक होगा। तो डिसिप्लिन से शरीर भी ठीक रहता है और समाज भी ठीक रहता है। सर एक चीज और है, थोड़ा सा हम इस पहलू से हटके बात करते हैं। आपने एक जो पिछड़े समाज में जन्म लिया, देखो हम जाति की बात नहीं करते, जैसे जब जाति की बात करते हैं तो कोई भी वो कहते हैं भाई तो जाति की बात करते हैं, जातिवाद। हम जाति, ये बात हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि भाई जाति पर बात करना जातिवाद नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले हैं, अब भाई जाति का अंत होना चाहिए। आप भी एक, चलो नाई बिरादरी में आपने, वैसे तो वी आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन नाई बिरादरी में जन्म लिया आपने, तो डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा?
देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो होता रहता है, इसको तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन इतना मैंने सर कम तो हुआ कुछ। हाँ, कम तो हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे पीछा तभी छूट सकता है डिस्क्रिमिनेशन से, जब हमारे अंदर जो हम कमियां रखी हुई हैं, जैसे कि पाखंडवाद और आपस में एक दूसरे के प्रति नॉन कोऑपरेशन होता है ये, और कुछ हमारे अंदर कुरीतियां हैं जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और जो शादी में पैसे ज़्यादा खर्च करना, काज वगैरह में करना, और ज़्यादातर मिस यूज़ ऑफ मनी करें। इसको मैं चाहता हूं कि हमारे जो छोटे वाले वर्ग जिनको कहते हैं, इनको वैसे तो सर छोटा कोई बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो इन्होंने हमारी जो एक हिंदू धर्म की जो बात करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई कि सीढ़ीनुमा बना रखी है कि भाई सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो यहाँ पर शूद्र कोई नहीं है, शूद्र भावना होती है, और शूद्र जो है मैंने देखा है खूब मेहनत करते हैं और समाज को बहुत कुछ देते हैं, पहले भी दिया है और अभी भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। शूद्र केवल जो है ना, कमी को शूद्रता कहते हैं, ना कि जाति को। तो हमने तो सर ये जो हमारे कहेंगे भाई जो हिंदू मैथोलॉजी में जो 4 वर्ण बनाए हैं, ये आप इनको नहीं मानते? मैं इनको बिल्कुल मैं नहीं मानता, सिरे से बिल्कुल काटता हूँ मैं इसको सिरे से। कोई वर्ण को मैं नहीं मानता हूँ, मैं आदमी के अंदर गुण को मानता हूँ। गुण किसी व्यक्ति में हो सकता है, और गुण ही जो है उसके खुद के लिए लाभदायक होता है और समाज के लिए लाभदायक होता है। हमें गुणी बनना चाहिए, ना कि हमें वर्गीकरण करना चाहिए। तो सर नई जो पीढ़ी है, जो भारत नया जैसे कहने कि भारत विकसित भारत बने और नए भारत में पाखंड मुक्त हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, कौन सी, जैसे कि नशे की कमजोरियां, रीति रिवाजों के अंदर जो धन खर्च किया जाता है ये कमजोरियां, और हमारे अंदर जो है शारीरिक आराम करने की कमजोरी, हमें मेहनत करें और हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं, जो भी ऐसी धारणाएं हैं जो कि हमें निम्न बनाती हैं, उस थिंकिंग को हम छोड़ें और उसके बाद में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें। एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन गेट अस पीस एंड कंटेंटमेंट। जी। तो सर ने बहुत सारी बातें बताई, तो हम एक गुरुजी से और बात करते हैं जो सर के साथी रहे हैं, दोस्त भी हैं। तो सर ने कई सारी बात बताई, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इन्होंने जैसा महसूस किया वैसा ही बताया, जो ये अनुभव करते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो ये जो बातें बताई ये सही है, और इनका ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पर ही रहता है। अब भी इस उम्र में भी ये कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, हालांकि इनकी आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, फिर भी ये अपने बच्चों से कहते हैं कि आप हमें पढ़ करके, अब बुक्स वगैरह मैं इनको देख कर जाता हूँ तो कहते हैं कि इन बच्चों से कि मुझे पढ़ करके सुनाओ। तो इनको जानने का बहुत शौक़ रहता है और जान करके कुछ करने का शौक़ रहता है। समाज के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, निम्न वर्ग के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, और ये जीवन के मूल्यों के बारे में सोचते रहते हैं कि मानवीय मूल्यों को कैसे विकसित किया जाए। तो मुझे जो है इन पर बड़ा गर्व है कि इस प्रकार का एक मेरा दोस्त है जो चिंतनशील है, मननशील है, और एक तरह से मैं तो उनको सोक्रेटिस कहता हूँ, दार्शनिक कहता हूँ। चलो। तो सर अभी आपने हमारे साथ जो उनिंदा गांव के हैं श्री छोटे लाल जी, जो 82 वर्ष के, आज़ादी से पहले इन्होंने जन्म लिया और 38 साल तक इन्होंने, पहले तो 19 साल इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, 19 साल तक इन्होंने शिक्षा में इन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दी, और इस दौरान इन्होंने शिक्षा में नए कार्यक्रम और नकल रहित और अनुशासन बच्चों में रहे, इसके लिए विशेष कार्य किए। और हम चाहते हैं कि भाई इसी तरह का कोई भी समाज में कोई नई चीज हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनका भी जो एक इंटरव्यू है, ताकि समाज में एक प्रेरणादायी चीज जाए और उसे लोग फॉलो कर सकें, ताकि राष्ट्र निर्माण में और देश के बेहतरी के लिए हम अपना कार्य कर सकें। नमस्कार जी।